सभी को नमस्कार। महिला दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए एक प्रसन्नतापूर्ण समाचार भी है कि राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार देश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है। जहां हमारे देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम थी, यह एक सकारात्मक सोच, चिंतन, महिलाओं के प्रति हमारे बदलते दृष्टिकोण का परिणाम है कि देश में अब महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। सन 1951 में देश में 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं और 2011 में 940 महिलाएं थी। वहाँ अब 1020 और यह आंकड़ा देश के सभी अंचलों, सभी राज्यों में बढ़ रहा है। अगर हरियाणा की बात करें, जहां स्त्री के जन्म को, लड़की के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था, वहां 2001 में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 861 थी, वह 2011 में बढ़कर 879 हो गई। सभी क्षेत्रों में देश में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। आज इस महिला दिवस के अवसर पर मैं संक्षेप में आपसे लैंगिक समानता के संबंध में भी बात करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। लैंगिक समानता वह दशा है जिसमें राज्य और समाज द्वारा बगैर किसी भेदभाव के सभी को, बालक बालिका, स्त्री पुरुष, व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर उपलब्ध हों। हालांकि यह भी एक सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक समस्या है कि विश्व के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक लैंगिक असमानता देखने में आती है। भारतीय संविधान ने किसी भी आधार पर किए जाने वाले असमान विभाजन को, असमानता को, अधिकारों की असमानता को समाप्त कर दिया है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर आप कोई भेद नहीं कर सकते। अब स्त्री हो या पुरुष, सबको परिवार, शिक्षा, विवाह, संपत्ति, व्यवसाय के संबंध में समान अधिकार प्राप्त है। समान रूप से निर्णय लेने की शक्ति है। महिलाओं की किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर हम स्थिति का आंकलन करना चाहें, उसकी समानता को देखना चाहें, उनके अधिकारों की स्थिति को देखना चाहें, तो मेरे हिसाब से जो कुछ आधार हैं, हो सकते हैं, उसमें पहला आधार है जन्म। और यदि जन्म के आधार पर हम अब देखें तो भारतवर्ष में हम कह सकते हैं कि हम लैंगिक समानता की ओर बढ़ रहे हैं। अब लड़कियों का जन्म अपराध नहीं है, उनको जन्म लेते ही मार देने की परंपरा शायद क्षीण हो गई है, समाप्त हो गई है।
और उसी का परिणाम है कि देश में अब 1000 पुरुषों से अधिक संख्या महिलाओं की है। देश के अनेक क्षेत्रों में अब स्त्री और पुरुष के जन्म में कोई भेदभाव नहीं है, लड़के और लड़की के जन्म में कोई भेदभाव नहीं है। लड़की के जन्म पर भी बाजे बजाए जाते हैं, थाली बजाई जाती है। यह एक सकारात्मक सूचक चिन्ह है। अगर दूसरे सूचक चिन्ह की तरफ मैं देखूं तो दूसरा सूचक चिन्ह है शिक्षा। क्या स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है? इसका जवाब भी भारतीय समाज के संदर्भ में लगभग हाँ की तरफ जाता है। सन 2011 में पुरुषों की शिक्षा का प्रतिशत 80.9 और महिलाओं की 64.6 था। ये बताता है कि महिलाओं की शिक्षा की तरफ भी हमारे समाज का ध्यान जा रहा है, उसको स्वीकार किया जा रहा है। ग्रामीण अंचल में भी स्त्री शिक्षा की स्वीकार्यता बढ़ रही है। जीवन साथी चयन, विवाह की दृष्टि से अगर देखा जाए तब भी हम इस बात को पाते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, अब उनको अपने जीवन साथी के चयन के संबंध में स्वतंत्रता मिल रही है। एक अन्य आधार है नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि में भाग लेना और उससे जो अर्जित है उसको व्यय करना और बचत करने का अधिकार होना। अगर इस दृष्टि से भी देखा जाए तो स्त्रियां लगभग सभी क्षेत्रों में नौकरी, व्यवसाय, अन्य प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं और अर्जित आय को व्यय करने और बचत करने में उनकी भूमिका स्वीकार की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण आधार है स्त्री समानता का, लैंगिक समानता का, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता। मैं ऐसा पाता हूं कि पारिवारिक निर्णय लेने में, आर्थिक गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने में, सामाजिक गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने में स्त्रियों की सहभागिता बढ़ रही है। मैं सकारात्मक दृष्टि से इस संबंध में सोच रहा हूं। हो सकता है देश के सभी अंचलों में अभी ये बात ना हो, पर परिवर्तन के दौर में हम हैं और ये बदलाव हमें लैंगिक समानता की दिशा की ओर बहुत तेजी से लेकर जा रहा है। पर यहाँ मैं कुछ राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया पर प्रश्न जरूर खड़े करना चाहूँगा। राजनीतिक नेतृत्व अपने निर्णयों से लैंगिक समानता को बढ़ाता है, स्त्री अधिकार उन्हें प्रदान किए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण होता है और राजनीतिक नेतृत्व के पास समाज को बदलने का अधिकार है। साहस चाहिए अधिकारों के हस्तांतरण का, उनको वैधानिकता देने का, स्त्री पुरुष समानता के अधिकारों को वैधानिकता देने का। हमने परिवार, विवाह, शिक्षा से संबंधित अनेक कानूनों का निर्माण किया है, जिसमें अब
स्त्री पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। पर मैं अभी भी नहीं समझ पाता हूँ कि राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में कहाँ अड़चन है। पंचायती राज अधिनियम 1992 के अनुसार देश में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित किए गए। अनेक राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% भी कर दिया है। और हम ये पाते हैं कि पंचायती राज अधिनियम लागू होने के पश्चात कुछ वर्षों तक पंचायतों की गतिविधियों में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, बैठकों की में सहभागिता में महिलाएं संकोच कर रही थी। परिवार के पुरुष उन्हें अधिकार नहीं दे रहे थे। पर स्थितियां बदली हैं और अब निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वह उन अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं साहस के साथ, शक्ति के साथ, और इससे उनकी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सहभागिता ग्रामीण अंचलों तक भी बढ़ी है। अब मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि इस आरक्षण प्रक्रिया को राजनीतिक प्रक्रिया के अन्य चरणों में ले जाने में कहां बाधा है। अगर हम लोकसभा की दृष्टि से देखें तो 15वीं लोकसभा में 9% से कम महिलाएं थीं। 15वीं लोकसभा में इनका स्थान बढ़कर 10.86% हुआ, 16वीं में 12% और 17वीं में 14.3%। और इसी समय विशेष में अमेरिका में 33% महिलाएं उनकी संसद में सदस्य थीं। हम जिन इस्लामिक देशों में महिला को अधिकार नहीं होने की बात कहते हैं और समझते हैं, उन देशों में बांग्लादेश 21% और पाकिस्तान में 20% महिलाएं संसद की सदस्य हैं। हमारे यहाँ 14.3%। राज्यसभा की दृष्टि से देखें, 1952 में राज्यसभा में 6.94%, 2014 में 12.76% और 2019 में 10.83% महिलाएं राज्यसभा की सदस्य थी। हमने महिला आरक्षण विधेयक 2008 108वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया और इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है। यह अधिनियम राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ, परंतु लोकसभा में पारित नहीं हो सका। और आप जानते हैं कि कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पारित होना आवश्यक है। आखिर क्यों केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय रूप से, जो राजनीति में पुरुष नेतृत्व है, वह महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहता? जबकि एक दूसरी तरफ बड़ी आश्चर्यजनक बात है, अल्प विकसित राष्ट्र जहां लगातार गृह युद्ध चल रहे हैं और उस गृह युद्ध के कारण उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है, ऐसा अफ्रीकी देश रवांडा, वहाँ 61% महिला सांसद हैं। वह दुनिया का पहला देश है जिसकी संसद में महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं। आप देखिए, वहाँ महिलाओं
के लिए संसद में 30% स्थान आरक्षित हैं, परंतु वास्तव में 61% महिलाएं वहां संसद की सदस्य हैं। निश्चित तौर पर हमें इस पर विचार और चिंतन करना होगा, केंद्रीय नेतृत्व को आगे आना होगा। जहां इस्लामिक राष्ट्रों में भी हमारे देश से अधिक महिला सहभागिता राजनीतिक प्रक्रिया में है, और मैं ऐसा मानता हूं कि जब राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी सहभागिता हमसे अधिक है तो निश्चित तौर पर पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में भी होगी। अल्पविकसित राष्ट्र रवांडा का उदाहरण हमारी आंख खोल देता है। तब हमारे केंद्रीय नेतृत्व को वास्तव में लैंगिक समानता के लिए राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास करना ही चाहिए, और केंद्रीय संस्थान राज्यसभा और लोकसभा में उनके स्थान आरक्षित करने का प्रावधान जल्दी से जल्दी कानून का रूप लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद।